नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन। इस अवसर पर वहां एकत्रित लोगों को करेंगे संबोधित। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली को हरी झंडी। संसद का मानसून सत्र जारी। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में एक और, राज्यसभा में 2 विधेयकों पर होनी है चर्चा। और झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे मिलने। सीबीआई जांच को लेकर साझा सरकार पर निशाना। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। किताब का शीर्षक ट्रायम्फ्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां एकत्रित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से कोविंद की आत्मकथा का विमोचन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे जाने माने व्यक्तियों में से एक के जीवन और योगदान को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। पुस्तक में उनके शुरुआती जीवन से लेकर सार्वजनिक सेवा के लंबे सफर और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निभाई गई जिम्मेदारियों तक के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक उन मूल्य, अनुभवों और परिस्थितियों के बारे में बताती है जिन्होंने उनकी जीवन यात्रा और लोक सेवा को आकार दिया है। और आइए अब खबरों में बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई। घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। तो आज दिल्ली में हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रैली को हरी झंडी दिखाई और कहा कि आज हम सिर्फ बाइक रैली के लिए इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसे साकार करने के लिए देश को जोड़ने और जुड़ने की आवश्यकता है। The two words Vande Mataram has lightened the burning patriotism in the minds of every Indian on those days. That was the root cause for removing the British colonial Raj from our mother Bharat. Our freedom struggle was an awakening of the Indian mind, the Indian spirit and the Indian consciousness. It united people across regions, languages, faiths and social backgrounds through a shared dream of freedom, a shared dream of one India. These expressions capture the awakening as powerfully as Vande Mataram, that no other single expression has capture the awakening among the Indians. हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने माय भारत वॉलंटियर्स के साथ हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। इस रैली में माय भारत के 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकसित राष्ट्र बनने के लिए देश के नागरिकों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
दिल्ली के सड़कों पर माई भारत के वॉलंटियर्स के द्वारा हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा करके देश के युवाओं को संदेश दिया है कि मोदी जी के विकसित भारत के आह्वान को साकार करने के लिए, हमारी देश की आज़ादी को कायम बनाए रखने के लिए हम युवा सशक्त रहे तो भारत स्वस्थ रहेगा, और भारत स्वस्थ रहेगा तो मोदी जी का समृद्ध भारत का, विकसित भारत का स्वप्न साकार होगा। और आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त विज्ञान भवन, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो पुस्तक है उसका विमोचन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज का ये गौरवपूर्ण क्षण हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान का विषय है, जब हमें एक ही मंच पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व और मार्गदर्शक व्यक्तित्वों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। पुस्तक लोकार्पण के इस विशेष अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम अत्यंत आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, श्रद्धेय माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तथा माननीय पूर्व प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का भी अत्यंत आदर भाव के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस गरिमामय अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं सभी सम्मानित महानुभावों का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जिन्हें पूरे देश में अत्यंत सम्मान और स्नेह के साथ पीपल्स प्रेसिडेंट, जन जन के राष्ट्रपति कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के परौंख गांव से राज्यसभा सदस्य तथा भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति पद तक की उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष और अनुभवों की गाथा है द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। इस आत्मकथा के विमोचन के इस विशेष अवसर पर पधारने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त करना, नंगे पांव स्कूल जाना, फूस की छत वाले घर में बचपन बिताना, ऐसी अनेक स्मृतियों के माध्यम से वे इस पुस्तक में उन संघर्षों को याद करते हैं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र और मूल्यों को आकार दिया। इस जीवन गाथा के केंद्र में उनके पिता द्वारा दिए गए नैतिक संस्कार और जीवन मूल्य भी हैं। उनकी ईमानदारी और शिक्षा के प्रति अटूट विश्वास ने ही आदरणीय श्री कोविंद जी के जीवन की दिशा निर्धारित की। गांव के विद्यालय से लेकर कानपुर में उच्च शिक्षा और फिर दिल्ली में कानून की पढ़ाई और वकालत तक, ये आत्मकथा पाठकों को उनकी शिक्षा और संघर्ष की उस यात्रा से भी परिचित कराती है जिस दौरान संविधान के आदर्शों से उनका गहरा जुड़ाव बना और न्याय, समानता तथा जन सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग उन प्रभावों का वर्णन करता है जिन्होंने उनके सार्वजनिक जीवन को दिशा दी। ये पुस्तक उनके बिहार के राज्यपाल और बाद में 2017 में भारत के राष्ट्रपति बनने के परिप्रेक्ष्य को भी दर्शाती है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के शब्दों में, श्री कोविंद जी सार्वजनिक जीवन में गरिमा के मूर्तिमान रूप हैं। उनकी जीवन गाथा हमारे गणतंत्र की प्रगति को दर्शाती है। मैं मानती हूं कि उनकी आत्मकथा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, हमारे कालखंड का एक साक्ष्य है। इस पुस्तक में आत्म विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए अनेक शिक्षाप्रद संदेश विद्यमान हैं। देवियों एवं सज्जनों, यह आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र की सशक्त यात्रा का प्रतिबिंब है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर लोकतंत्र का मंदिर कहलाती संसद के सदन लोकसभा के नेतृत्व का मार्गदर्शन हम सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को अपने विचार व्यक्त करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूं। आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से सरल, सहज, उच्च संवैधानिक आदर्शों के प्रतीक माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक के लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं। माननीय कोविंद जी एक साधारण निर्धन परिवार में जन्मे। आरंभिक जीवन में कई कठिनाइयां थी, चुनौती थी, लेकिन स्कूल जाने तक भी उनको किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती थी। परंतु बाधाओं ने आपके संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। ये पुस्तक आपकी उस असाधारण संकल्प शक्ति का जीवन चित्रण है जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण अधिवक्ता के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। सांसद के रूप में आपका कार्यकाल अनुसूचित जातियों, जनजातियों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रति समर्पण का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। राज्यपाल के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होकर आपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार की नई दिशा प्रदान की गई। भारत के राष्ट्रपति के गरिमा में पद को सुशोभित करते हुए आपने भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक परंपराओं, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। आपने कई देशों की यात्रा कर भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत किया। कोविड-19 जैसी विकट चुनौतियों के दौर में आपने देशवासियों में धैर्य, एकता और विश्वास का संचार और उन्हें संबल भी दिया। राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए सुलभ बनाना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने चिंतन और सार्वजनिक जीवन के समृद्ध अनुभवों के माध्यम से देश, संविधान और समाज के प्रति अपने दायित्वों के निष्ठापूर्वक आज भी आप निर्वहन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रवक्ता, सामाजिक न्याय के विचारक के रूप में आज भी आप निरंतर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इस पुस्तक के माध्यम से आपके जीवन के ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रसंग हमें प्रेरणा देंगे ताकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक होंगे। मैं माननीय रामनाथ जी कोविंद जी को उनके जीवन आधारित रचना के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके मूल्यवान विचारों के लिए आपका हार्दिक आभार। आदरणीय अतिथिगण, भारतीय राष्ट्रपति केवल राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के सजीव स्वर भी होते हैं। माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपने कार्यकाल में हमारी विविधता में निहित एकात्मता को अनुपम मर्यादा और गरिमा के साथ न केवल प्रतिष्ठित अपितु सुदृढ़ भी किया है। आपका जीवन पथ अनुशासन, विनम्रता और सेवा जैसे उच्च आदर्शों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो इस आत्मकथा में परिलक्षित है। इस विशेष अवसर पर मैं माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सविता जी, सभागार में प्रमुख रूप से उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया जगत के मित्रों, देवी और सज्जनों, आज इस मंच से आप सबको संबोधित करना मेरे लिए एक भावपूर्ण क्षण है। आज तक मैंने अनेकों बार आप सभी को विभिन्न अवसरों पर संबोधित किया है, परंतु आज का ये अवसर मेरे लिए अलग है, क्योंकि आज की चर्चा का विषय मेरा अपना निजी जीवन है। मेरी आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सोच रहा था कि आज मैं क्या बोलूं। सब कुछ तो मैंने अपनी इस आत्मकथा में लिख ही दिया है, पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे। फिर भी इस अवसर पर मेरे हृदय में कुछ स्मृतियां उभर रही हैं जिन्हें आपके साथ साझा करने का मन करता है। देवी और सज्जनों, मेरा जीवन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव परौंक से शुरू हुआ। वो गांव छोटा था, लेकिन वहां एक ऐसी अनमोल पूंजी मुझे विरासत में मिली जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर थी। आपसी संवेदना व भाईचारा और समुदाय की गहरी भावना। गांव में किसी को संबोधित करते समय हम उनको नाम लेकर बुलाने के बजाय पारिवारिक रिश्तों से जोड़कर संबोधित करने की परंपरा थी। किसी को चाचा चाची, किसी को भैया दीदी, बेटा बेटी, दादा दादी, अम्मा बप्पा ताऊ आदि कहकर एक दूसरे को यथा योग्य संबोधित करते थे। प्रेम और स्नेह पर आधारित मानवीय संबंधों के संस्कार जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, वो मैंने अपने गांव में ही सीखे। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर से की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया, तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई। और उस समय मैंने कहा था, कोट, कि आज भी भारत के किसी गांव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा, अनकोट। देवी और सज्जनों, आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में ऐसे करोड़ों लोगों को छत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंख्य गरीब परिवारों को केवल मकान नहीं दिया, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का एहसास भी दिया है। जो कभी टपकती छत के नीचे खड़े रहे हैं, वे ही जानते हैं कि पक्के घर का अर्थ क्या होता है। देवी और सज्जनों, मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी बन पाया, उसमें मेरे पिताश्री का बहुत बड़ा योगदान। उनके जीवन मूल्य जैसे ईमानदारी, करुणा, उदारता और न्यायप्रियता मेरे मन में आज भी अंकित है। मेरे पूज्य पिताजी को शिक्षा के महत्व पर अटूट विश्वास था। वे मानते थे कि शिक्षा ही असीम संभावनाओं के द्वार खोलती है और जीवन में नई दिशाएं और अनगिनत अवसर प्रदान करती है। देवी और सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा जुड़ाव मुझे ऐसे अनेक नेताओं के संपर्क में लाया जो मानते थे कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक साधन है। उनमें से सबसे वरिष्ठ नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी। अंत्योदय की भावना के साथ अटल जी जीवन पर्यंत समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में एक और कार्यकर्ता के रूप में मेरी मुलाकात श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। उस समय वे पार्टी संगठन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। संगठन के कार्यक्रमों में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उनकी जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह थी उनकी दूरदर्शिता, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और साधारण कार्यकर्ताओं से सहज जुड़ने की उनकी क्षमता।
शासन और विकास के विषय में उनकी बातों में एक स्पष्टता और दृढ़ता दिखाई देती थी। मैंने उनके भीतर संगठनात्मक दक्षता और दूरदर्शी सोच का अद्वितीय संगम देखा। देवी और सज्जनों, मेरी राजनीतिक यात्रा का आरंभ भाजपा के साथ हुआ। उसका एक कारण था कि इस पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि की बात चरितार्थ की जाती है। यहाँ वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद व क्षेत्रवाद जैसी सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठकर देश के समावेशी विकास पर बल दिया जाता है। इसमें एक साधारण शिक्षक का पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पार्टी के सर्वोच्च नेता व देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक पिछड़े वर्ग से संबंधित श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही नहीं, समाज के कमजोर वर्ग से आने वाला मेरा जैसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। वास्तव में यही भारतीय गणतंत्र की सच्ची विजय गाथा है। देवी और सज्जनों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि परोंठ से राष्ट्रपति भवन तक की ये यात्रा मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारतीय गणराज्य की विजय है। ये हमारे संविधान में निहित आदर्शों की विजय है और ये करोड़ों साधारण भारतीयों की आकांक्षाओं की विजय है। मुझे विश्वास है कि मेरी जीवन गाथा देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को मेरे लिए और भी विशेष एवं अविस्मरणीय बना दिया है। इस पुस्तक की परिकल्पना से लेकर इसे पूर्णता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस को भी धन्यवाद देता हूं। और अंततः आज यहाँ उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सार्थक एवं यादगार बना दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। आपका आभार माननीय। आपके सार गर्भित उद्बोधन के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। सम्मानित अतिथिगण, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आगे आए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध, कृपया पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आगे आए। देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करें। मान्यवर, रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित ये जीवन गाथा हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को दर्शाती है। ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्शों और उस अटूट विश्वास की कहानी है कि जिजीविषा प्रबल हो तो भारतीय गणराज्य में साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उच्चतम पदों तक सुशोभित होना संभव है। अगले माह ये पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जिसका टाइटल रहेगा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा, मेरा जीवन मेरा संघर्ष। आपका हार्दिक आभार। और अब मैं परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि अपने ऊर्जापूर्ण विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, लोकसभा के अध्यक्ष
आदरणीय ओम बिरला जी, श्रीमती सविता कोविंद जी, सभागृह में सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। सबका उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए बहुत आनंद है कि एक पारिवारिक कार्यक्रम लग रहा है। भाइयों बहनों, आज हमें श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के विमोचन का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। कोविंद जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा है। उन्हें करीब से जानने का भी अवसर मिला है और राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और इस सब के साथ साथ उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह, उनकी आत्मीयता, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। कोविंद जी की जीवन यात्रा, समाज और राष्ट्र के लिए उनका योगदान, ऐसा कितना कुछ है जिसके बारे में मैं विस्तार से बात कर सकता हूं, लेकिन बुक रिलीज में केवल कर्टन रेजर ही होना चाहिए। आप सब किताब का पूरा लाभ पढ़कर ही लें तो ही ज्यादा अच्छा है। साथियों, कोविंद जी की जीवन यात्रा को आप उनके शब्दों में जानें, उनकी लेखनी को, उनके अनुभवों को देश की नई पीढ़ी पढ़े। इससे हर किसी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रामनाथ कोविंद जी को इस आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोविंद जी ने अपनी इस पुस्तक को बहुत ही सटीक नाम दिया है, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। कहने का भाव ये कि जीवन और जीवन के संघर्ष उनके व्यक्तिगत है, लेकिन उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप मिली जीत भारत के गणतंत्र की है, भारत के लोकतंत्र की है। साथियों, हम सब अक्सर अनुभव करते हैं कि इंसान का एक स्वभाव होता है, लोग अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं और जीवन की मुश्किलों के लिए, कठिनाइयों के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब हृदय उदार हो, भारतीय संस्कार हो, तब व्यक्ति समाज की कमियां निकालने में समय नहीं गंवाता। वो उसके सकारात्मक पक्ष पर फोकस करता है,
वो अपनी सफलता में समाज को बराबर का भागीदार मानता है। कोविंद जी की आत्मकथा और उसका शीर्षक इसके उदाहरण है। आप उनका जीवन देखिए। एक बेहद सामान्य परिवार में कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ। कोविंद जी ने अभी भी कुछ वर्णन किया और अपनी किताब में भी लिखा है कैसे गर्मी के मौसम में एक दिन उनके घर में आग लग गई। उनकी मां अपनी चिंता छोड़कर घर की चीजों को बचा रही थी। आखिर एक सामान्य परिवार में मां के लिए एक एक चीज बच्चों के पालन पोषण का जरिया होती है। उसी कोशिश में आग में फंसकर उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं छोटी सी उम्र में मैं इस तरह की घटना, मां को इस तरह खो देना, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। मैं तो भाग्यशाली रहा हूं। मेरी मां 100 साल से भी अधिक जीवित रही और मुझे आशीर्वाद देती रही। उसके बावजूद भी आज भी मैं मां की कमी महसूस करता हूं। साथियों, उनके जीवन का एक ऐसा दर्दनाक घटनाक्रम था, कोई भी इसे टूट सकता था। लेकिन कोविंद जी को उन मुश्किलों ने मजबूत किया। पड़ोस की एक माताजी ने उनके पालन पोषण में मदद की। इसे उन्होंने समाज की एकता और सौहार्द की ताकत को समझा। इस घटना के बाद कोविंद जी के जीवन में उनके पिता की भूमिका और बड़ी हो गई और जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, इसलिए कोविंद जी अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं। साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की। उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी। वो भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति बने। साथियों, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसे ही कायम रही। मुझे याद है प्रधानमंत्री के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने जाता था। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बातें नहीं हो सकती हैं, वो बातें वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी के दरवाजे तक आते थे। मैं शुरू में उनको प्रार्थना करता रहता था, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए,
लेकिन उन्होंने जीवन के आखिर तक अपनी उस विनम्रता को भी छोड़ा नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद जब अपने गांव परौंठ गए तो उन्होंने वहां अपने गुरुओं के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। गांव की मिट्टी को नमन करके उन्होंने गांव के सामान्य लोगों का धन्यवाद किया। पूरे देश ने वो भावुक दृश्य देखा था। उनके इस आचरण ने दुनिया के सामने भारत के संस्कारों की ऐसी तस्वीर सामने रखी जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों साल में हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ खोया था। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को शिखर तक पहुंचने का अवसर मिल सके। कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्न को, उस विजन को भी साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। साथियों, ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो प्रेरणा चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है। साथियों, कोविंद जी ने अपने जीवन में मोरारजी भाई देसाई के साथ अनुभवों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है। कोविंद जी के भीतर देश सेवा की जो भावना थी, मोरारजी भाई के साथ काम करके उन्होंने जो सीखने को मिला, जो रास्ता मिला, कोविंद जी ने राजनीति और समाज सेवा को अपना मार्ग बनाया। वो अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहे। सेवा को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाकर काम किया। संसद में उनका कार्यकाल गवाह है। राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के रूप में भी हमें उनकी यही कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती रही। यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद से सेवा मुक्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया है। वो अभी भी एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं, देश को जगा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका समाधान देश के लोकतंत्र का
नया अध्याय शुरू कर सकता है। मैं मानता हूं कोविंद जी की इस कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से देश के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। कैसे वही आदर्श आगे चलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं। हमारे कठिन समय के मूल्य किस तरह जीवन भर में हमें रोशनी देते रहते हैं। कैसे इस पवित्रता से हमें राष्ट्र सेवा की शक्ति मिलती है। अलग अलग पदों का दायित्व निभाते हुए कोविंद जी ने समाज को निरंतर इसकी प्रेरणा दी है। साथियों, मुझे विश्वास है कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें उनके जीवन की ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी अहम स्मृतियां सुरक्षित होंगी। मैं एक बार फिर उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं खास करके युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्प्रेरक विचारों के लिए हार्दिक आभार। इस पावन एवं गरिमामय अवसर पर मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तथा माननीय पूर्व प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। ये आत्मकथा और इस आत्मकथा का प्रत्येक अध्याय हम सब के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता है। इसलिए जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये हमारे देश। तो आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण विज्ञान भवन से, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवनी पर आधारित जो पुस्तक है उसका लोकार्पण किया। और इसी मंच से प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया, कई अहम बातें उन्होंने इस मंच से कही हैं। आइए सबसे पहले उन बड़ी बातों को आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मंच से उन बातों को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका स्नेह और आत्मीयता मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। साथ ही
रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए धरोहर बनेगी। इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनके लेखन और अनुभवों से नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही जीवन और जीवन के संघर्षों से मिली जीत, भारत के गणतंत्र की जीत की इस भावना को भी इस पुस्तक के जरिए स्थापित किया गया और उदार हृदय व्यक्ति समाज के सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करता है, ये भाव इस पुस्तक के जरिए प्रदर्शित होता है। भारतीय मूल्यों वाले लोग समाज को अपनी सफलता में बराबर का भागीदार मानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गरिमापूर्ण व्यवहार ने वैश्विक स्तर पर भारत के मूल्यों को प्रदर्शित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोविंद जी की कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भाव लोगों के लिए शिक्षाप्रद साबित होगी और साथ ही ये आत्मकथा उनके जीवन की ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की अहम स्मृति साबित होगी। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जीवनी पर आधारित जो पुस्तक थी उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का, फिलहाल आप देखते रहिए टीटी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। श्रीनगर के SKICC में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह से शामिल हुए। उपराज्यपाल ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। रैली के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। इसी क्रम में कोलकाता में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों के हाथों में तिरंगा था और मंत्री दिलीप घोष ने लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले NDA सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। भारत मंडपम से शुरू हुई रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक पहुंची। रैली में NDA के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सांसदों ने हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस साल के आयोजन को खास बताया। शेखावत ने कहा कि देश वंदे मातरम के 150वें वर्ष को मना रहा है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की ऊर्जा को विकसित भारत के लिए एकजुट करने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा आज दिल्ली की सड़कों पर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ आज चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हर घर तिरंगा अभियान का संकल्प आज पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देशवासी मनाते हैं। आज जो 2022 में प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि हम हर घर तिरंगा लहराएंगे, आज वो इस तिरंगा यात्रा लग रहा है कि अब ये अभियान नहीं एक जन आंदोलन बन चुका है। आज देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। पिछले 5 साल से यहाँ भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है। आज हम सब उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। ये तिरंगा इस देश की आन बान शान का प्रतीक है।
इस बार का ये कार्यक्रम और भी विशिष्ट है क्योंकि आज देश जब वंदे मातरम जैसे अमर गीत जिसने लाखों लोगों को देश के लिए स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कुर्बान होने की प्रेरणा दी थी, हजारों लोग वंदे मातरम इन शब्दों का उच्चारण करते हुए जब देश के प्रति समर्पित हो गए थे, कुर्बान हो गए थे, उन सब को जोड़ने वाले अमर गीत वंदे मातरम का 150वां वर्ष भी मना रहा है। इसलिए वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर के, उन बलिदानियों से प्रेरणा लेकर के हम सब देश के लिए योगदान करें, देश की युवा शक्ति की ऊर्जा देश को विकसित करने के लिए बने जुटे। इस दृष्टिकोण से तिरंगा रैली आयोजित की जाए। और तिरंगा सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है बल्कि देश की एकता, सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को जब देश भर में करोड़ों हाथ तिरंगे को सलाम करते हैं, उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आखिर ध्वजारोहण कैसे किया जाए, तिरंगे को कैसे फहराया जाए और किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अगस्त यानी वो ऐतिहासिक दिन जब देश ने आजादी की पहली सुबह देखी और पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान से लहराया। तभी से हर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आजादी और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के समय फहराया जाता है और सूर्यास्त के समय उतारा जाता है। हालांकि साल 2022 में हुए संशोधन के बाद अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, बशर्ते उसे उचित रोशनी में सम्मानपूर्वक प्रदर्शित किया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का भी अपना विशेष महत्व है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को पोल के निचले हिस्से से ऊपर तक खींचकर फहराया जाता है। यह औपनिवेशिक शासन से आजादी और स्वतंत्र भारत के उदय का प्रतीक माना जाता है। फ्लैग कोड के अनुसार ध्वज को हमेशा तेजी से फहराया जाए और सम्मानपूर्वक धीरे धीरे उतारा जाए। जब तिरंगा सीधा लगाया जाए तब केसरिया रंग हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। फ्लैग कोड में हुए संशोधनों के बाद अब आम नागरिक, निजी संस्थान, कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान रविवार और अन्य छुट्टियों सहित किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन इसके साथ फ्लैग कोड के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमेशा साफ सुथरा, बिना किसी क्षति के 3:2 के तय अनुपात में होना चाहिए। अब तिरंगा हाथ से काते और बुने हुए कपड़े के साथ साथ मशीन से बने कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन या सिल्क से भी बनाया जा सकता है। तिरंगे को कभी जमीन, पानी या फर्श को नहीं छूने देना चाहिए। उसे हमेशा ऐसी जगह लगाया जाए जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे और किसी अन्य वस्तु या ध्वज से ढका न हो। किसी समारोह के दौरान यदि किसी प्रतिमा या स्मारक को तिरंगे से ढका जाए तो अनावरण के तुरंत बाद ध्वज को सम्मान पूर्वक हटा लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वह जमीन को स्पर्श न करे। यदि राष्ट्रीय ध्वज पुराना या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका सम्मानजनक तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। फ्लैग कोड यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किन कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे को किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जा सकता और न ही उसे उल्टा फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग व्यावसायिक प्रचार, सजावट, कपड़ों, मेजपोश या अन्य वस्तुओं के रूप में नहीं किया जा सकता। सरकारी और सैन्य सम्मान वाले अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी वाहन, इमारत या मंच को ढकने के लिए भी तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ध्वज पर किसी प्रकार का लेखन, चित्र या निशान बनाना भी नियमों के विरुद्ध है। तिरंगे का सम्मान केवल देशभक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि कानून का भी विषय है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों की अनदेखी या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उससे जुड़े नियमों का पालन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
और अब बात संसद की मानसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका अंतिम सप्ताह चल रहा है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज खनन और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होनी है। विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। 1957 के खनन कानून में संशोधन दुर्लभ खनिजों की खोज खनन होगी और इसकी वजह से जो खनन पट्टे हैं उनकी मंजूरी में तेजी आएगी, यानी कि दुर्लभ खनिजों की खोज अब आसान हो सकेगी। इसके साथ साथ जो खनन पट्टे हैं उनके मंजूरीकरण में भी तेजी आएगी। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें निवेश को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो लंबित कर हैं और उपकर उनके समाधान की संभावना भी इस खान और खनिज संशोधन विधेयक के जरिए हो पाएगी। वहीं राज्यसभा में भी दो विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध है। ये दोनों ही विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुके हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है। इससे एनसीडीसी का दायरा व्यापक होगा। सहकारी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी सहकारी संस्था में निवेश संभव होगा। इसके साथ साथ केंद्र की मंजूरी से शेयर पूंजी में भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। इसके साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर रहेगा। वहीं तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जो मार्केटिंग और वित्तीय सेवाएं हैं वो भी मजबूत होंगी। वहीं केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया है। आधिकारिक नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव है। ये संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रक्रिया है उसमें नाम परिवर्तन के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। साथ ही संविधान की पहली अनुसूची में ये संशोधन होगा। इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 14 मार्च 2025 में दिल्ली स्थित जो उनका सरकारी आवास है वहां पर आग लगी थी। दमकल कर्मियों को स्टोर रूम में भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे। जब ये विवाद बढ़ा तो इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। 12 अगस्त 2025 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने समिति का गठन किया था और 9 अप्रैल 2026 ये वो तिथि थी जब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दिया था और राष्ट्रपति ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।